जी। दिनेश जी। मैं इससे पहले कि अनिल जी के पास आऊं, मैं धर्म जी आपके पास आता हूं। बांग्लादेश सरकार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें आप सबको पता ही है कि गोडा के अंदर जो झारखंड के अंदर पावर प्लांट बनाया गया और बाद में कैसे उसको एक षड्यंत्र के अंतर्गत एसईजेड में कन्वर्ट किया गया ताकि उनकी सारी इनकम टैक्स फ्री हो सके वहां पर। और उसमें जो कोयला आयात होना था, कमाल की बात यह कि ये झारखंड में ये उस जगह पावर प्लांट है जहां कोयले की खाने हैं और वहां से ट्राइबल्स को बेदखल किया जाता है। और कोयला कोयला खान के पास ये बनाकर प्लांट, वो कोयला यूज नहीं किया जाएगा, आयातित कोयला यूज किया जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया से आएगा, वो अपना अडानी की खानों से। और जो एग्रीमेंट था कि जो कोयला आएगा उसकी कीमत बांग्लादेश देगा और उसकी कीमत होगी $400 पर टन। बांग्लादेश कहता है कमाल की बात है, मैं अपना कोयला ऑस्ट्रेलिया से $250 में मंगा रहा हूं और आपको $400 दूंगा। यानी कि बैठे बिठाए बिना बिजली पैदा किए मैं $150 पर टन कमा रहा हूं। तो ये तो ट्रेडर है पूरे के पूरे, देखा जाए तो इस ढंग से इनकी कमाई होती है, बिना कुछ किए पैसे कमाते रहो। तो अब जब बांग्लादेश सरकार ने ऑब्जेक्शन लिया तो भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हमारा लेना देना कुछ नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ अडानी और बांग्लादेश सरकार के बीच की बात है। लेकिन जब एग्रीमेंट हुआ था तो उस फोटोग्राफ के अंदर शेख हसीना भी थी, अडानी भी थे और एक तीसरा शख्स भी था, वो सबको पता ही कौन है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो कैसे भारत शामिल नहीं है उसके अंदर? तो ये सारा का सारा जो इनका डोमेन है वो एक किस्म से काली छाया के अंतर्गत आ जाता है और दुनिया में जो छवि को धक्का पहुंचा है वो अलग से है। आपकी ऑब्जर्वेशन धर्म जी। जी, वोरा साहब, जो आपने बात की, जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने का प्रोजेक्ट है, उस पे वाशिंगटन पोस्ट जो है उसने, और आपने भी जो है, बहुत लोगों ने इस पे चर्चा की है कि किस तरह से वो जो सारी मैनिपुलेशंस के द्वारा वो बिजली बेचने का जो है एक मतलब प्रोजेक्ट लगाया। उसमें कई बातें, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन लेटेस्ट उसमें यह है कि जो आपने बात उठाई है कि बांग्लादेश की सरकार ने अब ये मुद्दा उठाया है कि एक तो जो प्रोजेक्ट है वो अब डिले हो रहा है, वो उन्होंने अदानी से भी जवान मांगा है, और दूसरा भारत सरकार को भी उन्होंने लिखा है कि वो जो प्रोजेक्ट हमें बिजली मिलनी थी वो कब मिलेगी, क्योंकि वो अब डिले हो गया है। एक बात तो ये है। दूसरा पहलू उन्होंने ये भी उठाया है कि जो आपने बात की कि हम 250 जो डॉलर है ऑस्ट्रेलिया से जो है उसमें कोयला खरीद रहे हैं, तो भारत में जो अदानी ग्रुप है वो $400 जो है उसके हिसाब से हमको जो है वो कोयला सप्लाई कर रहा है। तो उस हिसाब से जो बांग्लादेश को, उन्होंने एक बात और भी उठाई है कि बांग्लादेश को जो बिजली यहाँ से सप्लाई करेंगी उसकी जो कीमत है वहां पे जो बिजली की प्रोडक्शन कोल से हो रही है उससे बहुत ज्यादा है। जी। तो उन्होंने इन कुछ बिंदुओं को भारत सरकार से उठाया है, और भारत सरकार का अभी स्पष्ट जवाब नहीं आया है, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा है कि ये तो अदानी और बांग्लादेश की सरकार के बीच का मामला है। अब वो आपने सारी बातें स्पष्ट की, मैं उसमें उठाना चाहूँ। देखिए, अब दूसरी जो हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो अदानी का एक्सपोजर हुआ है जानी शेयर्स का हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, उसके कुछ बिंदु हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जी। पहली बात है कि जो ये हिंडन रिपोर्ट है वो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है जिसने ये मुद्दा उठाया है। हिंडनबर्ग अपने आप में जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, वो ये कंपनी है, और उन्होंने जो अदानी के शेयर्स की जो है सारी एनालिसिस किया है, उन्होंने वो अपने शेयर्स को जो है अदानी जो ग्रुप है उसमें इन्वेस्ट करके उनकी कीमत को आंकने का वो किया है। और उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो है उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो अदानी के शेयर्स हैं वो मैनिपुलेशन के द्वारा जो उनकी कीमत है वो बहुत ऊंची है, और इसलिए उन्होंने जो स्टॉक मार्केट है उसमें शॉर्ट सेल करके वो जो है अदानी के शेयर को बेचा है। तो इसमें कहीं भी मतलब इस तरह की बात नहीं आती है रिपोर्ट में, वो सीधी सी बात है कि वो एक उनका बिजनेस एनालिसिस है। उन्होंने बिजनेस एनालिसिस किया है और उस पर जो कुछ मुद्दे उठाए हैं, अब वो जो है उसके बेसिस पे जो शेयर मार्केट है उस पर रिएक्शन हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो अब भारत सरकार है, भारत सरकार या जो शेयर मार्केट है या जो बैंक है, उनको क्या करना चाहिए था या क्या अपेक्षा थी?
उनसे ये अपेक्षा थी कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ मुद्दे उठे हैं उनको उन पे इन्वेस्टिगेशन करते, जो एजेंसीज सेबी करती या जो बैंक करते या जो और एजेंसीज उस पर करती, और उसमें ये मतलब जानने की कोशिश करती कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें सच्चाई क्या है। लेकिन वो कोशिश किसी ने नहीं की। दूसरी तरफ सब सफाई देने में लग गए। भारत सरकार ये सफाई देने में लगी कि जो हमारा LIC में पैसा है वो सुरक्षित है, जो स्टेट बैंक है या और बैंक है उनमें पैसा सुरक्षित है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि इससे जो है हमारी इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये तो शेयर मार्केट में इस तरह के आते रहते हैं और इससे भारत की आर्थिकी कहीं जुड़ी नहीं। अब इस तरह की जो बात कहना कि अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी के शेयर में, जिस तरह आपने भी बात कही कि एक शेयर की कीमत 600-700 PE या उससे ज्यादा की है, तो मतलब PE का मतलब है कि पर एनम में जो है आप कितनी कमाई करेंगे। लेकिन अगर वो 600-700% है तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है। अब जो शेयर मार्केट के जानकार है उस बात को जानते हैं, लेकिन जो मार्केट का ट्रेडर है वो इस बातों से ज्यादा जुड़ा नहीं होता है। वो एक शेयर मार्केट के सेंटीमेंट पे काम करता है और इसीलिए उसको फायदा भी होता है और इसीलिए नुकसान भी होता है। ये तो जो रिसर्च एनालिस्ट है या बिजनेस एनालिस्ट है वो सारी कंपनीज की जो वैल्यू निकाल के इस तरह का एनालिसिस करते हैं। तो लेकिन जो शेयर मार्केट में है वो जो आम इन्वेस्टर है, जैसे अभी दिलीप भाई ने बात की कि जो गुजरात का इन्वेस्टर है या गुजरात का शेयर ट्रेडर है, वो अभी इस बात को कोई उससे ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि वो सेंटिमेंट पे काम कर रहा है। वो भी जानता है कि अगर शेयर मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको शेयर बेचना है, और जो शेयर मार्केट जब नीचे जाएगी तो शेयर खरीदना है। लेकिन इसके साथ एक ये भी बात जुड़ी कि जो आम इन्वेस्टर है, जो मतलब इस बिजनेस रिपोर्ट को इतनी ज्यादा नहीं देखते हैं और जो सेंटिमेंट पे काम करते हैं, तो उनको शेयर मार्केट में नुकसान होना जो है वो बिल्कुल निश्चित है। ये आपने जब हर्षद मेहता का जो मामला हुआ था उस समय भी देखा किस तरह से उन्होंने जो रिलायंस का शेयर मैनिपुलेट करके इतनी ज्यादा कीमत की। तो पैसा तो उन्होंने, हर्षद मेहता ने तो बना लिया और उन्होंने तो बना लिया, लेकिन जो आम इन्वेस्टर है जो इस बात की जानकारी नहीं रखता है उसको नुकसान जो है निश्चित रूप से होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूं कि जो ये तो तय बात है कि किसी भी देश का उद्योगपति है, कितना ही बड़ा उद्योगपति है, वो अपना सारा काम जो है वो बैंकों से पैसा लेके ही करता है, बैंकों से लोन उठा के करता है, उसको वो रिपे भी करता है और जो सारी उसकी इन्वेस्टमेंट है उसी से जुड़ी हुई है। लेकिन बैंकों से क्या अपेक्षा की जाती है? बैंकों से ये अपेक्षा की जाती है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्रियल हाउस को, किसी भी उद्योगपति को अपना जो पैसा उसको देते हैं, लोन के रूप में देते हैं, तो ये उनको सुनिश्चित करना है कि उसकी जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि अगर वो वैल्यूएशन ठीक नहीं है तो उनका पैसा जो है वापिस आने में समस्या आएगी। लेकिन ये भी बैंकों ने नहीं किया। अब ये काम तो बैंकों ने करना है ना, कि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये खुलासा हो रहा है कि जो अदानी के शेयर हैं उसमें वैल्यूएशन में मैनिपुलेशन हुई है, तो बैंकों की ये बैंकों की जो है ये उनसे जिम्मेदारी तो बनती है कि वो देखें कि वो जो बात है वो सच है या नहीं। क्योंकि अगर उनकी वैल्यूएशन ज्यादा है और उन्होंने पैसा लोन में उस वैल्यूएशन के आधार पे दिया है, तो बैंकों को निश्चित तौर पर नुकसान होगा। और बैंकों को नुकसान का अल्टीमेटली किसका होगा? जो आम इन्वेस्टर है, जिसने जैसे बात की कि LIC में जो है कौन है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, आम आदमी है, उसने LIC में इन्वेस्ट किया है। अगर LIC का पैसा डूबता है वैल्यूएशन के हिसाब से तो नुकसान तो उनको होगा। तो मतलब जो भारत सरकार है और जो ये बैंक है या जो LIC है, उनको ये सुनिश्चित करने के लिए कि आम इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है उनमें खत्म ना हो, उनका पैसा सुनिश्चित रहो, तो उनको इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है। सब कह रहे हैं नहीं जी LIC का तो सिर्फ 1% पैसा लगा है, LIC कह रही नहीं जी उनका पैसा सुरक्षित है। अरे आप जो है मान लिया कि पैसा सुरक्षित है, लेकिन जो एक इंटरनेशनल जो बिजनेस एनालिस्ट है, अगर वो बात कर रहा है उसमें उसने अगर कुछ मुद्दे उठाए हैं तो आपको उन पे छानबीन तो करनी चाहिए।
तो उस पर छानबीन आप कर नहीं रहे। आप भारत सरकार भी जो है उसको क्लीन चिट दे रही है कि जी पैसा सुरक्षित है और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात आई पॉलिटिकल। ये भी बात एक तय है कि हिंदुस्तान में जो भी यहाँ का उद्योगपति है या जो भी उद्योग है वो यहाँ पे प्रॉस्पर करता है सरकार की निर्भरता पे। और बैंक किस तरह से लोन देते हैं सबको पता है कि एक आम आदमी ने अगर 2 लाख रुपए का लोन लेना हो तो उसके बैंकों के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अगर 1 लाख करोड़ रुपए का लोन उद्योगपति को देना है तो मेरे ख्याल में एक फोन की जरूरत होती है किसी भारत सरकार के जो उच्च पदों पे बैठे उसका लोन सैंक्शन हो जाता है। तो जब ये प्रक्रिया हमारे यहाँ लोन देने की और बैंकों का इस तरह से काम करते हैं तो ये निश्चित तौर पे जो है ये सवाल उठेंगे कि ये इस तरह की जो किस तरह से हुआ, किस तरह से मैनिपुलेशन हुई, सरकार का अदानी से क्या वो रहा। और मतलब एक उद्योगपति ये कैसे संभव है कि आज वो हिंदुस्तान के सारे उद्योग वो खरीदने की बात कर रहा है। उन्होंने एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज के जो है वो शेयर खरीद लिए, सारी सीमेंट कंपनीज खरीद ली, अंबुजा सीमेंट खरीद लिया। और आज जो है जो अदानी की जो सीमेंट में भागीदारी है पूरे देश में वो 50% के करीब हो गई। अब उसके लिए पैसा कहां से आया? आज एयरपोर्ट सारे अदानी ने खरीद लिए हैं। आज जो आपके और सारे उद्योग हैं, पावर में अदानी है, सब जगह अदानी है। तो उनके पास अब ये बात मतलब आम जो निवेशक है या जो एक पॉलिटिकल पर्सन है उसको ये तो पूछना चाहिए कि भाई आप एक ही उद्योगपति के पास आज इतना पैसा कहां से आ गया कि वो सब बिजनेस करना चाहता है। पैसा तो बैंकों से ही आया, मैं ये नहीं कहता कि वो कहीं उससे पैसा बैंकों से आया, लेकिन एक बैंक जो है एक ही उद्योगपति को जो है जो वो फाइनेंस करने के लिए तैयार है, इस पे एक प्रश्न चिन्ह तो लगता है कि क्यों हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक जो प्रोजेक्ट है उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अचानक जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उस प्रोजेक्ट को अदानी को देने को तैयार हो गई और भारत सरकार ने जब उसकी गारंटी दी उसके बाद वो तैयार हो गए। तो ये सब जो बातें हैं इन पे मतलब मेरा मानना है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए और सरकार को उस पे मतलब सरकार के ये फायदे नहीं है कि अगर जो इंक्वायरी होती है तो उनकी जो बैंकों की साख है उनकी साख अपनी है, जो इंश्योरेंस की साख है उस पे कई बातें जो बादल मंडरा रहे हैं वो छट जाएंगे। और दूसरा एक इसका एक और पहलू मैं बताना चाहूंगा कि लोग ये कह रहे हैं या सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका असर नहीं होगा। इसका निश्चित तौर पे असर होगा। अगर आम इन्वेस्टर जिसने अदानी के शेयर में इन्वेस्ट किया है या और शेयरों में इन्वेस्ट किया है उसकी कीमत जो है अगर शेयर मार्केट में जो है वो लुट जाता है ना, अगर उसकी ड्रास्टिक फॉल हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो शेयर इन्वेस्टर है उसकी तो हालत खराब होगी। तो अगर मतलब इस तरह से होगा तो कितने शेयर इन्वेस्टर्स होंगे जो जिन पे असर पड़ेगा। और ये एक ही शेयर इन्वेस्टिंग की बात नहीं है, पूरा जो आपका माइनस का सर्कल है, मनी का सर्कल है, उसका वो भी प्रभावित होगा। तो और इससे जो हमारा आर्थिक जो क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसपे मतलब एक दुनिया के बहुत से जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाला जो ये जो मौजूदा वर्ष है 2023, जो मौजूदा 23 आने वाला है, ये तो पूरे दुनिया में जो है एक आर्थिक तौर पे इसमें एक मुसीबतों भरा रहेगा और आर्थिक क्राइसिस इसमें रहेगा। तो ऐसे समय में अगर भारत की आर्थिकी में कुछ समस्याएं आती हैं तो वो पूरे देश के लिए, आम नागरिकों के लिए और सरकार के लिए चिंता का विषय हो। यही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल।